हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास 10th का हिस्ट्री, जिसमें चैप्टर हमारा है 3rd। उसका हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 हमने कर लिया है और उससे पहले 2 चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, ताकि आपके स्टार्टिंग से सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या था, विदेश में भारतीय उद्यम, मतलब जो विदेशी देश थे उसमें भारतीय किस तरह से उद्यम चल रहा था, व्यापार, फसलें वगैरह किस तरह से चल रही थी, क्या अर्थव्यवस्था थी, उन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने की वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागान के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे किसानों का क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। जब किसी को बड़ा बिजनेस करना होता है तो सरकार को भी लगता है हाँ इसके बिजनेस से पैसे आएंगे, तो वो आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दे देती है। पर जब उन्हें पता है ये छोटा सा उद्यम है, इसमें उतना मुनाफा होगा ही नहीं, तो आपको देगी ही ना। तो इसी वजह से छोटे जो व्यापारी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। तो उसके आगे देखते हैं। संगठन जो छोटे किसानों को लोन देता था, वो संगठन कौन था, उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, यह है शिकारीपुरी श्रम ऑफ न्यूटकोटाई चिट्टायारो। मतलब अजीब सा नाम है, बट फिर भी इसमें से बस थोड़ा सा आगे पीछे का आप याद रखना, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, इस संगठन ने क्या करते थे, कैसे करते थे, इसको देखते हैं। यह उन सारे बैंकों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर देते थे। मतलब क्या है, जो छोटे व्यापारी होते थे उनको निर्यात करने के लिए कर देते थे, ताकि वो दूसरी जगह भेज सके। इसके लिए वह या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। ये कौन, जो किसान होते थे, या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंक से कर्ज लेते थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। बिल्कुल सही बात है। अफ्रीका में जो था यूरोपीय उपनिवेश के पीछे, जो यूरोप का उपनिवेश क्या था, अफ्रीका। ठीक है, तो वहाँ पे गए, उसके पीछे हमारे जो भारतीय व्यापारी हैं वो भी उनके पीछे चले गए, उनको भी उतना फ़ायदा नहीं हुआ। पर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। भारत के लोग भी अब बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पायरम खोल दिए। मतलब एम्पायरम इसलिए खोल दिया ना, उसका फ़ायदा था। आगे देखते हैं। और इन सभी सबसे आगे थे हैदराबादी सिंधी व्यापारी, जिन्होंने यह 1807 के दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्फरम खोल लिए। क्योंकि देखो, बंदरगाहों में अगर हो गए, कोई भी जहाज़ आया, सामान उतारना है, जो वो अच्छे से बना होगा तो वहाँ पे उतारेंगे तो उन्हें बेनिफिट होगा ना, पैसा मिलेगा, वहाँ पे रखा जाएगा। किसी का सामान हो तो तुरंत थोड़ा ना लोड होकर कोई लेके चला जाएगा, तो वही काफ़ी फ़ायदा मिलने लगा इससे इंडिया के व्यापारियों को। इसके आगे देखते हैं। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारतीय व्यापार उपनिवेश मतलब हमारे देश क्या था, उपनिवेश था। क्वेश्चन किसने बनाया था, इंग्लैंड ने हमें उपनिवेश बनाया था, ब्रिटिशर्स ने। तो उन्होंने हमें अपना उपनिवेश, और उस टाइम वैश्विक व्यवस्था क्या थी और हमारा व्यापार किस तरह से चल रहा था, उस चीज़ को देखते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय व्यापार में बदलाव तब आया जब ब्रिटेन के कपास के आयात पर रोक लगा दिया, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। क्योंकि देखो, कपास का उत्पादन ब्रिटेन में बढ़ गया, तो जो इंडिया की कपास थी उसकी वैल्यू कम हो गई, उसको कम दाम में भी देना पड़ता था और लोग लेने ही बहुत कम लगे। इसके बाद अब भारतीय कपड़ों को अन्य देशों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो, जब बाहर व्यापार करें तो अगर आपकी अच्छी क्वालिटी नहीं है आपके कपड़े की, तो कोई नहीं लेगा। अच्छी क्वालिटी साथ में सस्ता, उनको अच्छा पड़ना चाहिए, रेट सही पड़ना चाहिए, तभी तो लेगा। तो इस चीज़ में भारतीय लोगों को नुकसान होने लगा, क्योंकि वो अपने हाथों से मेहनत करके बनाते थे और उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता था। इसके आगे देखते हैं। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का 30% था। ठीक है, 1800 में सूती कपड़े का निर्यात कितना था, 30% था। 1815 में घटकर 15% हो गया, और 1870 में 3% हो गया। इतना ज़्यादा घट गया, मतलब इंडिया की हालत बद से बदतर हो गई, 3%। इसके आगे देखते हैं। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था। ठीक है, जो भी वस्तु बना रहे थे उसका निर्यात क्या होता है, निर्यात बहुत कम होता जा रहा था धीरे धीरे, और उतनी ही तेज़ी से कच्चे माल का निर्यात होता।
सोचो, हमारे जो बने हुई चीज़ होती थी, हमसे कच्चे माल का ले लिया था सस्ते में, वहाँ पे इनोवेट कर देते थे इंग्लैंड वाले, उसको डबल दाम में बेचते थे, और उल्टा हम ही को बेचने आते थे। जो कपड़े वपड़े अच्छे से बना लेते थे वो हमको ही दे दिए जाते थे। मतलब अब हर तरह से हमको लूट ही रहे थे, पूरा अपना फ़ायदा देख के हमको लूट लिया जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% पहुँच गया। 1812 से 1871 में 5% से बढ़कर 35। इतनी मेहनत के बाद कहीं जाके कपास का इतना निर्यात बैठा, क्योंकि क्या हुआ था, ब्रिटेन का जो है वो बंद हो गया था कपास उगाना। कपड़ों की रंगाई के लिए नील का भी बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाना। देखो, हम मतलब बहुत समृद्ध थे, अब बस एक मौका की ज़रूरत थी, थोड़ा सा मेहनत, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेहनत वाला काम था, बट हाँ इनोवेटिव बहुत अच्छे थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अफीम के बदले में चीन से चाय और अन्य वस्तुओं का आयात किया जाता था। अब अगर से माल भारत जैसा जाता था, उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। बिल्कुल सही बात है। मतलब जो हम ब्रिटेन माल भेजते थे और जो हम दूसरे देशों को दे रहे थे माल, उसकी हमें ज़्यादा कीमत मिलती है, ब्रिटेन हमसे सस्ते में ले लेता था। नेक्स्ट देते, ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे होम्स चार्जर्स मतलब देसी खर्च का निपटारा होता था। अधिशेष क्या होता है वो समझो, ठीक है। पहले हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्ट किया, हमारे पैसे गए जितने भी, मान लो 10,000 चले गए, 10,000 गए, 10,000 से हमें कितना 15,000 हमें मिल गए, ठीक है, 15,000 मिल गए हमें। तो हमारा कितने का 15,000 में से हमने कुछ खर्च कर, कुछ अपने भाई जितना हमें हुआ 10,000 तो हम रखेंगे। अधिशेष हमारा क्या हुआ, 5,000 जो हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, तो उस अधिशेष की बात हो रही है, ठीक है। महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था, मतलब महायुद्ध जब चल रहा था तब देशों की अर्थव्यवस्था क्या थी, कौन किस गुट में बटा हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। पहला विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। बिल्कुल, क्योंकि जब युद्ध होता है तो सब उससे प्रभावित होंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से लोग किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, और इन्वायरमेंट तो सबको जोड़ के रखता है, तो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है युद्धों का। क्योंकि आजकल तो इतने ज़्यादा इनोवेटिव से गोला बारूद वगैरह आ गए हैं, तो उससे तो बहुत ज़्यादा खतरा है। परमाणु बम भी आ गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया। अभी 2 खेमे कौन कौन से थे देखते हैं। एक पाले में 2 पाले बढ़ गए थे, पहला मित्र राष्ट्र, दूसरा केंद्रीय शक्तियाँ, ठीक है। मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। केंद्रीय शक्तियों में क्या था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की, ये सारे थे। तो अब आगे देखते हैं। इस युद्ध के अमेरिका की कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। मतलब जो युद्ध हुआ था, जो अमेरिका था कर्जदार था, उसे कर्जदाता बना दिया इस युद्ध के दौरान। ऐसा पहले नहीं था। युद्ध के समय मांग बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया, रोजगार बढ़ गया। युद्ध के बाद मांग घट गई, उत्पादन घट गया और रोजगार भी घट गया। इसे समझने के लिए हम गेहूं उत्पादन का उदाहरण देखते हैं। विश्व युद्ध के पहले गेहूं के निर्यात का काम पूर्वी एशिया, यूरोप करते थे, परंतु विश्व युद्ध के समय ज़्यादा मांग तो औद्योगिक सामान का था, इसलिए कृषि आधारित उत्पादन को कम कर दिया गया। देखो सही बात है, कृषि उत्पादन को कम कर दिया गया, इसी वजह से उनको फ़ायदा हो रहा था अमेरिका को। इस बात का फ़ायदा यूएमए और कनाडा के उद्योगों ने उठाया। उन्होंने औद्योगिक सामानों का भी उत्पादन किया, परंतु जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं बेचने वाले ढेर सारे व्यापारी आ गए, जिससे अधिक उत्पादन हो गया। इसकी वजह से सभी उत्पादक लोग हानि मतलब जो थे वहाँ से फ़ायदा हो रहा था उन्हें अमेरिका से, तो जो बाकी लोग थे उनको तो नुकसान हो रहा था। सभी व्यापारी लौट आए थे कि अब हमें भी व्यापार करना है। जब विश्व थोड़ा सा शांत हुआ तो सब आ गए कि नहीं, अब हम तो व्यापार करेंगे। तो ये टॉपिक इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नया, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। मतलब उपभोग मतलब किसी चीज़ को खर्च करना, उत्पादन मतलब किसी चीज़ को उगाना, ठीक है।
किस तरह से हम उपभोग करते हैं और किससे हम उगाते हैं, कितनी रफ्तार से। युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत वृद्धि हुई। इसका कारण है कि वृहत उत्पादन आइए फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक थे। उन्होंने असेंबली लाइन व्यवस्था लागू किया। मतलब क्या था, उन्होंने क्या किया, असेंबली लाइन व्यवस्था लागू किया। वो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ठीक है, उस व्यवस्था में क्या था उसको हम देखते हैं। इस अर्थव्यवस्था में एक मजदूर जो काम करता है वह पूरा दिन वही बार बार करता ऐसे में मजदूर को ज़्यादा काम करना पड़ता था। बिल्कुल सही बात है। जब मजदूर एक काम जो कर रहा है वह पूरा दिन वही काम बार बार करता रहेगा तो ज़्यादा थकेगा और काम भी कम होगा। नेक्स्ट देते हैं। उसकी वजह से उन्होंने अपने काम छोड़ दिए, परंतु कंपनी ने वेतन को दुगना कर दिया। छोड़ रहे मजदूर फिर से काम पर लग गए। बिल्कुल, उन्हें बार बार वही काम करना पड़ता, वो इरिटेट हो गए थे तो उन्होंने छोड़ दिया। बट कंपनी ने क्या तरीका आजमाया, दुगने कर दिए, सैलरी दुगनी कर दी। जब आपकी सैलरी दुगनी हो जाएगी तो वो खुशी खुशी चले गए, कोई नहीं, सैलरी तो एक्स्ट्रा मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, ये सोच के चले गए। जिसके कारण अमेरिका में वृहत उत्पादन हुआ। अब अमेरिका के पास बेचने के लिए बाजार चाहिए। अमेरिका के पास उत्पादन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, पर अब उसे क्या चाहिए, सिर्फ बाजार। जैसे ही उसे बाजार का मौका मिला वो पूरी तरह छा जाएगा। उन्होंने हर जगह अपने उत्पादन का निर्यात करना भी प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार अमेरिका ने न सिर्फ भिन्न भिन्न देशों में बल्कि पूरे विश्व में निर्यात किया। सिर्फ कुछ देशों में नहीं, पूरे विश्व में निर्यात किया था, दूर दूर तक। महामंदी का दौर, मतलब ये है कि जब व्यापार बहुत बेकार तरीके से चलता है उसे महामंदी का दौर कहा जाता है। किसी भी तरीके से चल ना रहा हो तो हमारा महामंदी का दौर हो गया। तो अब देखते हैं महामंदी का दौर। उसका पहला पॉइंट है 1929 उत्पादन, रोजगार और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। मतलब किसमें, उत्पादन में, रोजगार में और व्यापार में। कैसे, पहले उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, गिरावट आई। जब उत्पादन नहीं होगा तो फिर सैलरी भी नहीं मिलेगी, रोजगार से निकाल दिया जाएगा। दूसरी चीज़। तीसरा, जब उत्पादन ही अच्छा नहीं हुआ है तो व्यापार कैसे होगा। चीज़ आपको आगे समझ में, इसके आगे देखते हैं। उत्पादों और खेतीहार उत्पादों की कीमत में भारी कमी आ गई। बेरोजगारी भी बढ़ गई। महामंदी के मुख्य 2 कारण थे। अधिक उत्पादन, ठीक है, इतना अधिक, सोचो ना आप, एक ज़मीन उसकी भी तो एक हद होती है। कंटिन्यूसली आप उगा रहे हो, उसको रेस्ट दोगे कि नहीं, उसे फर्टिलाइट होने का मौका दोगे कि नहीं, मौका ही नहीं दिया। तो अब क्या हो गया, जब फसल अच्छी हुई नहीं बिल्कुल, तो महामंदी का दौर तो आना था। इसके आगे देखते हैं। युद्ध के बाद मांग में तो कमी आई, परंतु देश ने अपना उत्पादन कम ही किया। इसकी वजह से सभी वस्तु का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गई और कीमतें गिर गई। ऋण की कमी, मतलब पैसों की कमी हो गई। पैसे सबसे ज़रूरी, जब आपके पास पैसे नहीं होगा तब लोगे कैसे। पैसा होना तो सबसे पहले इसेंशियल है ना, क्योंकि अमेरिका दूसरे देशों को ऋण देना बंद कर दिया था, क्योंकि जिसकी वजह से उनके पास विकास के दूसरे रास्ते नहीं थे। बिल्कुल, अमेरिका पता ही हमें था, तो उसने ऋण देना ही मना कर दिया, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। जब उसका नुकसान हो चुका, दूसरों को क्यों देगा, तो पागल ही होगा ना जो देगा, वरना फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। तब हम देखते हैं महामंदी का असर। महामंदी से क्या असर हुआ, इसका पहला पॉइंट देखो। यूरोप में कई बड़े बैंक धाराशाही हो गए। मतलब धाराशाही मतलब ख़त्म हो गई, पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो बैंक चलाओगे कैसे। कई देश के मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई और बाज़ार में ख़रीदार बिल्कुल ख़त्म हो गए। देशों की जो मुद्रा थी, जैसे होता है हमारे देश की मुद्रा, कभी भी किसी भी देश की मुद्रा को डॉलर से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा अमीर देश है। तो इसी वजह से हम उसी से ही कंपेयर करते हैं, उसको हमारी इंटरनेशनल वैल्यू मानते हैं। जो हमारे डॉलर है, कभी भी आप जाओगे, आपके पास पैसे, जो हमारे इंडिया में करेंसी चलती है रुपी, अगर ये है तो ये ना हो चलेगा, पर आपके पास डॉलर होना चाहिए। आप कहीं जाओगे हर जगह डॉलर चलता है, आप डॉलर से ले सकते हो। बट अगर आप अपने देश की करेंसी लेके जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे चले, या फिर उसका आपको, हाँ, एक्सचेंज करके जा सकते हो आप, वो ठीक है, बट आपको करेंसी दूसरी जगह मिल जाए वो पॉसिबल बहुत कम होता है। तो इसलिए इसका भी बहुत बुरा हाल हो गया। मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। मतलब हमारी इस टाइम पे
इस टाइम का बता रही हूँ। हमारी मुद्रा की कीमत डॉलर के मुकाबले 1 डॉलर मतलब हमारे 74 रुपीज़ घटती है बढ़ती रहती है। कभी 73 होती, कभी 74 होती, कभी 72 होती, इतना आसपास तो चलता रहता है। तो इस टाइम पे 74 है। इसके बाद देखिए, बाजार में खरीदार बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब पैसा नहीं होगा तो कोई ख़रीदारी कैसे करेगा। अमेरिका सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थ पर दुगना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। बिल्कुल उसने सीमा शुल्क क्या कर दिया, दुगना कर दिया। जब सीमा शुल्क दुगना कर देंगे तो लोगों को भी परेशानी होगी, उनके पास पैसा नहीं, और साथ में सीमा शुल्क को दुगना कर दिया गया है। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। सोचो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ आती ही रही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आगे का देखते हैं, भारत में महामंदी का असर कैसा हुआ। भारत में आयात और निर्यात पूरी तरह आधा हो गया। ना ही तो पूरी तरह आ रहा था, ना ही जा रहा था, तो दोनों में ही लोगों को नुकसान हुआ था। लोगों को बहुत सारी समस्याएं आने लगी। इन सभी समस्याओं के कारण भारत के लोग ब्रिटेन सरकार का विरोध करने लगे, क्योंकि जो भी हमारे परेशानी आ रही थी ज़्यादातर सब ब्रिटिशर्स की वजह से थी। इसलिए लोग उनको बहुत बड़ा इसका कारण मान रहे थे कि हाँ नहीं, जो भी आ रहा है जो भी परेशानी है सब आपके वजह से है। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया। इसी की वजह से गांधी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल, मतलब जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी उसका पुनर्निर्माण हुआ, जिसे क्या बोला गया, युद्धोत्तर काल, जहाँ पे युद्ध ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक था, जिसमें 2 गुट बट गए थे। पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में बट गए थे और धुरी राष्ट्र, ठीक है, इन दोनों में बट गए थे। देखो आगे है भी, इन 2 में बट गए थे, पर अब तो बहुत ही खतरनाक हुआ था। वो देखते हैं आगे क्या होता है। इस गुट में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, मतलब जो ये अभी नया आया उस विश्व की बात हो रही। दूसरे खेमे में धुरी शक्तियाँ नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली इस युद्ध के बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। सोचो ऐसी ऐसी कंट्रियाँ मिल गई थी जहाँ पे सैनिक शासकों का शासन था। अब शासक है तो वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे ना, वो नहीं सोचते इतना लोगों के बारे में। उनके लिए अपनी वैल्यू, अपनी ताकत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। देखते हैं आगे क्या हुआ था। इन जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। पूरे विश्व में 6 करोड़ लोग मारे गए सिर्फ इसके दौरान। इस युद्ध को पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध जल, थल, वायु तीनों जगहों से लड़ा गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पूर्ण युद्ध। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना इसका। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। इस युद्ध में फिर से मित्र राष्ट्र की जीत हुई। जैसे पहले विश्व युद्ध में हुई थी मित्र राष्ट्रों की जीत, उसी तरह इस युद्ध में भी मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले। अब देखते हैं अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने क्या 2 अहम सबक निकाले। पहला, वृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापार के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल, व्यापार बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब वृहत उत्पादन सही से होगा तभी तो आप किसी को दे सकते हो, नहीं होगा तो कैसे दोगे। और नेक्स्ट है इसी का पॉइंट, व्यक्ति की स्थिर आय जरूरी है। जितनी व्यक्ति के पास आय आ रही है उतनी ही युद्ध के दौरान भी नॉर्मल आती रहनी चाहिए, ताकि वो सामान्य जीवन जी सके। पूर्ण रोजगार, स्थिर रोजगार होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि आज रोजगार है तो कल हो ही ना, कल है तो परसों ना हो, मतलब 1-2 दिन छूटने नहीं चाहिए। उसका हमारा सेकंड पॉइंट है औद्योगिक समाज में उद्योग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्योग होगा तभी तो व्यापार किया जाएगा। उद्योग नहीं होगा तो व्यापार क्या करेंगे। दूसरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध के बारे में पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध, अर्थात बाजार में सरकार का नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे कीमत में उतार चढ़ाव नहीं होता है और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। बिल्कुल, अगर सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी तो व्यापारी जो है अपने हिसाब से सारे दाम लगाएंगे।
अब जब सरकारी हमारे यहाँ भी है, सरकार एक निश्चित कर देती है, आप इससे ज़्यादा ले ही नहीं जा सकते किसी कीमत पे। इतना ले जाओ, आप ज़्यादा ही महंगा आ रहा है तो आप इतना ले जाओ, एक लिमिट से ऊपर आप नहीं ले जा सकते। तो सरकार का हस्तक्षेप करना भी ज़रूरी है व्यापार में, तभी तो सही से ग्रो हो पाएगा ना। ब्रिटेन वुड्स संस्थान, ये क्या थी इसके बारे में 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ, ठीक है। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है। तो इसके जो हमारा ये था ब्रिटेन वुड्स संस्था, वो कौन थी? तो ये जो हमने तीनों नाम लिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ये ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब इसी के अंदर आते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन दोनों का निर्माण इसीलिए हुआ था कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और विकास जल्दी से जल्दी और शांतिपूर्ण हो, क्योंकि पैसा चाहिए ना। और जो विश्व बैंक होगी वो मदद करेगी। जो भी देश कमज़ोर होता है, जिसके पास पैसों की कमी होती है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता, विश्व बैंक उस देश की मदद करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। यह व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। इसका अर्थ यह है कि यदि हम डॉलर की कीमत 50 रुपये फिक्स कर दें और कभी नहीं बदलें, परंतु आज के दिनों में डॉलर का मान समय समय पर घटता बढ़ता रहता है क्योंकि जब उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी चलेगी, तभी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखाई जाएगी, ऐसे थोड़ी नहीं दिखाई जाएगी। यह बदलाव मांग और पूर्ति के अनुसार होता है। जिस तरह से मांग बढ़ती है और लोगों की पूर्ति होती है, उसी के हिसाब से डॉलर और किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ती और घटती रहती है। और ये डिसाइड कौन करता है? मॉनेटरी फंड, मतलब यह मुद्रा कोष, ठीक है। युद्ध के बाद लगभग 20 सालों में व्यापार बहुत ज़्यादा फैला और अब बेरोजगारी पर भी नियंत्रण आ गया, क्योंकि तकनीक भी विकास हो रहा था। यह वही समय था जब एशिया अफ्रीका देश स्वतंत्र हो रहे थे। बिल्कुल हमारे देशों में भी काफ़ी सारे देश जो हुए थे, मतलब हमारे आसपास में एशिया में भी काफ़ी सारे देश स्वतंत्र हुए थे। परंतु स्वतंत्रता के बाद भी उनके अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनकी अर्थशास्त्र बहुत सालों से अपंग थी। वह अपने शासन के गुलाम थे। अतः जितने भी नए स्वतंत्र देश आए, सभी ब्रिटेन वुड्स संस्थान के सहारे थे। तो जो संस्था थी वही सबकी मदद कर सकती थी। सब सोचे थे जो हमें फ़ायदा होगा वही उन्हीं से होगा, वरना तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो इतने समृद्ध थे ही नहीं। पहले किसी को आप विकलांग रखा है, उसे चलने की आदत ही नहीं है खुद से, पर उसके पैर होते हुए विकलांग है, फिर वो चलेगा कैसे? इसके बाद देखते हैं ब्रिटेन वुड्स कौन चलाता था। इसका पहला पॉइंट है, ब्रिटेन वुड्स को बड़ी बड़ी शक्तियाँ जैसे अमेरिका आदि चलाते थे, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी दूसरे देशों पर आश्रित थे। सोचो, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद समृद्ध देश ही से चला रहे। 1970 के बाद ब्रिटेन वुड्स को ख़त्म कर दिया गया और परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था लागू कर दिया गया, यानी मांग और पूर्ति के अनुसार अलग अलग देशों की मुद्राओं की मांग बदलती रहे। तो इसी प्रकार भूमंडलीकृत विश्व बनता आ रहा है और आज भी बन रहा है। इसमें कुछ देश विकसित हैं और कुछ लगे हुए हैं। वही चीज़ें मैंने अभी बताया ही था कि हर देश की करेंसी की वैल्यू कितनी है वो उसकी इकोनॉमिक स्थिति पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इकोनॉमिक स्थिति बढ़ रही है या बहुत अच्छी है तो आपकी जो आपकी करेंसी की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, अदरवाइज़ कम होगी। इसको हटा ही दिया गया था 1970 में, जो ब्रिटेन वुड्स जो था उसको हटा दिया गया था। तो आज हमारा ये सेकंड पार्ट यहीं ख़त्म होता है। तो हमारा चैप्टर 3 फाइनली ख़त्म हो गया है। तो हम अब अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4। उसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो ओके, अच्छा लगे तो लाइक करना।